तो आज के वीडियो में अपन सबसे पहले देखते हैं डाइबोरेन का स्ट्रक्चर। तो डाइबोरेन जिसका फॉर्मूला होता है B2H6, इसमें जो ये बोरोन बोरोन एटम है, इन बोरोन बोरोन एटम्स के साथ में ये जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं जिनको अपन टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स कहते हैं, ये एक प्लेन में होते हैं। ये दोनों H, ये और ये दोनों बोरोन ये एक प्लेन में होते हैं। और यहाँ पर ये टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। 2 सेंटर हैं और 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, इसमें 4 होते हैं अपने पास। और जो बीच में होते हैं ये वाले BHB बॉन्ड जिसको अपन कहते हैं, ये होते हैं अपने पास 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, सेम स्थिति यहाँ पर होती है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं, इनकी प्लेन जो अन्य टर्मिनल वाले BH बॉन्ड्स थे उनकी प्लेन के ठीक परपेंडिकुलर होती है। यानी ये एक प्लेन में है, चारों जो टर्मिनल H और B हैं वो एक प्लेन में है, और ये जो दोनों H हैं वो दूसरी प्लेन में है अपने पास। ये जो बॉन्ड्स अपने पास, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, या जिनको बनाना बॉन्ड भी अपन कहते हैं, यहाँ जो टर्मिनल वाले H हैं और B है, इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 122 डिग्री का होता है। और जो अपने पास है अंदर वाले HBH, ये वाला जो बॉन्ड है, इसका बॉन्ड एंगल है अपने पास 97 डिग्री। तो यहाँ बॉन्ड एंगल 97 डिग्री है, बाहर वाला 122। यानी बाहर वाला बॉन्ड एंगल क्या होता है, ज्यादा होता है। ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ जो BH बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.19 एंगस्ट्रॉम, जो अपने पास टर्मिनल वाले 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। चूंकि इसमें एक लंबी दूरी में वो डीलोकुलेशन होता है, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाएगी, और ये जो बॉन्ड लेंथ आ रही है वो आ रही है 1.37 एंगस्ट्रॉम की। तो ये याद रखना। तो इसमें 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तो कितने हो गए, 1 2 ये 3 और ये 4। और जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स अपने पास, ये वाले एक ऊपर हो गया और एक नीचे हो गया। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। अब इस स्ट्रक्चर के लिए कई एविडेंसेस दिए गए हैं कि B2H6 का यही स्ट्रक्चर होता है। जैसे 1H NMR दे रखा है अपने को, तो 1H NMR में भी सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा अपने पास 1H NMR में, इसमें 2 तरह के H होंगे। टर्मिनल वाले H हैं अपने पास, और ये क्या इंटर्न वाले H है। तो टर्मिनल वाले H का एक सिग्नल आता है और इन दोनों का एक सिग्नल आता है। ये 1H NMR के द्वारा भी प्रूव हो चुका है। इसी तरह से अपने पास है जो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक है, उसके द्वारा भी इसका स्ट्रक्चर ज्ञात किया गया। तो उसमें भी है कि अपने पास है जो हाइड्रोजन एटम्स में 2 प्रकार की प्लेन्स में एग्जिस्ट करते हैं। 4 H एक प्लेन में होते हैं, दूसरे 2 H दूसरी प्लेन में होते हैं, परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं। अब अपन बात करते हैं बोरेजिन की, जिसके बारे में अपन ने कल पढ़ा था। बोरेजिन का जिसका फॉर्मूला होता है B3N3H6। इसमें अपने पास BN बॉन्ड होते हैं, और जो 6 मेंबर रिंग है, इसमें जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, इसमें जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो किसको दिया जा सकता है, बोरोन को दिया जा सकता है। तो ये बोरोन को दे दिया गया है अपने पास। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया अपने पास रिंग के अंदर, इसलिए ये एरोमेटिक भी होती है, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये इनका रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया अपने पास। ध्यान रखना, ये जो बोरेजिन होती है वो एडिशन रिएक्शन देती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से नहीं देती है। अब अपन बोरेक्स की बात करते हैं। बोरेक्स के बारे में अपन ने पहले पढ़ाई है। Na2B4O7.10H2O, ये इसका जनरल फॉर्मूला लिखते हैं, पर इसका सही जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा अपने पास, याद रखना। इसका सही जनरल फॉर्मूला होता है Na2B4O5OH का होल 4.8H2। यानी आपसे यदि क्रिस्टलीय जल के अणु पूछे जाएं, वाटर मोलिक्यूल्स पूछे जाएं, तो आपको 8 बताने हैं। आपको कितने नहीं बताने, ये 10 नहीं बताने हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। बाकी तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये बोरेक्स का स्ट्रक्चर हो गया। 4B अपन ने ये जोड़ रखे हैं, 1 ये 2 ये अपने पास 3 और ये 4, ये चारों B आ गए अपने पास। फिर प्रत्येक 2 के B के बीच में एक ऑक्सीजन है, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, 5वां ये रहा। ये ध्यान रखना, ये एक जो B के सामने B होता है उसमें कोई ऑक्सीजन नहीं जोड़ना है। 4 जगह आपको OH जोड़ने हैं।
और जिन बोरोन के 4 बॉन्ड बन गए, जैसे एक 4 बॉन्ड इसके बने हुए हैं और 4 बॉन्ड इसके बने हुए हैं, तो क्या करना पड़ेगा अपने को, इनके नेगेटिव चार्ज आप लगा दीजिए और नेगेटिव चार्ज के साथ साथ में जो न्यूट्रलाइज करने के लिए कैटायंस की जरूरत, तो वहाँ क्या जोड़ दीजिए आप, Na+। तो Na+ यहाँ भी जोड़ दिया आपने, Na+ यहाँ भी जोड़ दिया। तो जिन बोरोन के 4 बॉन्ड बने वहाँ पे क्या रखना है आपको, नेगेटिव चार्ज। और जिन बोरोन के 3 ही बॉन्ड बने वहाँ कोई चार्ज नहीं रखना, लेकिन ध्यान रखना जहाँ पे 3 बॉन्ड बने हुए उसमें वो दोनों बोरोन एक दूसरे से, जिनके 3 बॉन्ड है, वो ऑक्सीजन जो कि ब्रिजिंग लिगेंड के रूप में कार्य करता है वो यहाँ पर नहीं है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसकी HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो याद रखना ये थोड़ा बेसिक प्रवृत्ति का होता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर बना हुआ सोल्ट है, तो थोड़ा सा बेसिक नेचर का होगा। और इसकी एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो अपने पास वापस से क्या हो जाएगा, सोल्ट बन जाएगा, NaCl, और वीक एसिड बाहर निकल जाएगा, कौन सा, बोरिक एसिड। अब अपन बोरेक्स बी टेस्ट की बात करते हैं। तो बोरेक्स बी टेस्ट का आपने नाम सुना ही होगा। जो अपने पास है जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, तो उन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के डिटेक्शन में बोरेक्स बी टेस्ट को पहले काम में लिया जाता है। हाँ, तो बोरेक्स बी टेस्ट में क्या करते हैं, जो प्लेटिनम वायर लेते हैं, उस प्लेटिनम वायर के ऊपर बोरेक्स और दिए गए सोल्ट और उसमें थोड़ा सा HCl मिला दीजिए। इन तीनों चीज़ों को आप मिक्स करके PT वायर पे गर्म करेंगे। तो PT वायर पे जब इन चीज़ों को अपन गर्म करते हैं तो सबसे पहले जो बोरेक्स है वो डिकम्पोज होता है और बनाता है Na2B4O7.10H2O। फिर और ज़्यादा अगर अपन गर्म करते हैं, फ्यूजन टेम्परेचर की स्थिति आ जाती है अपने पास, तो NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट बन गया और B2O3 बन गया। अब देखो जैसे जैसे ये इसमें चेंजेज आते हैं, किसमें, बोरेक्स में, वैसे वैसे जो आपने मेटल का सोल्ट इसके साथ लेके गर्म कर रहे हो उसमें भी चेंज आते हैं और उसका क्या बन जाता है, मेटल ऑक्साइड। और ये मेटल ऑक्साइड और B2O3 ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे और क्या बना देंगे, मेटल मेटाबोरेट। और हर ट्रांजिशन एलिमेंट के मेटल मेटाबोरेट का स्पेसिफिक कलर होता है और उस स्पेसिफिक कलर के द्वारा ही हम पर्टिकुलर मेटल मेटाबोरेट को पहचान लेंगे और उससे पर्टिकुलर मेटल का भी अपने को पता लग जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे अपन देखें कि जो कोबाल्ट वाला ऑक्साइड है, यानी अपने पास है जो ट्रांजिशन एलिमेंट का सोल्ट था उसमें यदि कोबाल्ट है तो वो बोरेक्स बी टेस्ट में अपने को कैसा कलर देगा, ब्लू कलर। तो अपन इस कलर को देखते ही पहचान जाएंगे, किसको, ब्लू कलर को देखते ही, कि दिए गए सोल्ट में कौन सी ट्रांजिशन मेटल प्रेजेंट है, कोबाल्ट प्रेजेंट है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो बोरेक्स बी टेस्ट है उसके द्वारा हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का डिटेक्शन करते हैं। अब हम बोरेन्स को एक दूसरे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा वो थोड़ा सा याद हो जाए तो कर लेना। B2H6 है, इसको 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे तो B5H11 में कन्वर्ट हो जाएगा। 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे तो H2 के साथ B5H9 में कन्वर्ट हो जाएगा। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको गर्म कर देंगे तो B4H10, जिसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे तो ये B5H9 में कन्वर्ट हो जाएगा। और B4H10 को यदि 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप गर्म कर दोगे तो क्या हो जाएगा, B5H9। और जो B5H9 है अपने पास, इस B5H9 को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अभी आपने H2 के साथ गर्म कर दिया तो वापस से क्या मिल जाएगा आपको, B4H10। और B2H6 को यदि 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर दोगे आप तो मिल जाएगा आपको B10H14। और इसको यदि 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर दोगे तो वापस से B4H10। तो इस तरह से हम जो बोरेन्स होती हैं उनको आपस में एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अब अपने पास बोरोन के जो हैलाइड्स हैं उनकी एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखते हैं। ये कई बार नेट में भी आया है, गेट में भी आया है और RPSC की जो एग्जाम्स होती हैं उनमें भी आया है। तो ध्यान दीजिए, बोरोन के हम फ्लोरीन जोड़ दें अथवा क्लोरीन जोड़ दें अथवा ब्रोमीन जोड़ दें अथवा आयोडीन जोड़ दें तो कौन से बोरोन हैलाइड की एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और क्यों। देखो देखने में तो ऐसा लगता है कि इस बोरोन के फ्लोरीन जुड़ गया तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इस कारण से बोरोन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ जानी चाहिए। और BF3 जो है वो इन चारों में से सबसे ज्यादा एसिडिक
कैरेक्टर शो करना चाहिए, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है कि जो बोरोन के फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, इन दोनों के आकार में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, और जो फ्लोरीन है, इस फ्लोरीन के लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बैक बॉन्डिंग द्वारा किसके पास चले जाते हैं, बोरोन के पी ऑर्बिटल में चले जाते हैं। जब ये बोरोन के पी ऑर्बिटल में चले गए, अर्थात यहां पर पी पाई बॉन्डिंग हो गई, तो जो बोरोन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी उसको इस एक फ्लोरीन ने पूरा कर दिया, इसी तरह से दूसरा फ्लोरीन और पूरी कर देगा, तीसरा फ्लोरीन और पूरी कर देगा, यानी इस बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी देखने को नहीं मिलेगी, अर्थात इसकी एसिड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, काफी कम हो जाएगी। अब देखो इसकी बात करते हैं Bi3 की। यदि मैं यहां पर आयोडीन जोड़ दूं, तो आयोडीन जोड़ दूंगा तो सीधी सी बात है उसका साइज क्या हो जाएगा, इस तरह से बड़ा हो जाएगा। और जब इस तरह से साइज बड़ा हो जाएगा तो आयोडीन के पास लोन पेयर तो वही 3 है जो फ्लोरीन के पास थे, लेकिन इस आयोडीन का साइज बड़ा होने के कारण जो अब ये आयोडीन यहां से यहां इस बोरोन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो उसमें डिस्टेंस बढ़ गई, अर्थात आयोडीन से बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या पहुंचेगी, कम पहुंचेगी, और कम पहुंचेगी तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट Bf3 की अपेक्षा क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, अर्थात इसकी एसिड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा। तो कहने का मतलब जैसे जैसे हैलोजन का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बैक बॉन्डिंग क्या होती जाएगी, कमजोर होती जाएगी, वीक होती जाएगी, और उस बोरोन हैलाइड की एसिड स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये लुईस एसिड स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं मैं। अब ये प्रश्न भी कई बार आपने देखा होगा कि जो BX3 है वो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, यानी B2X6 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि Al2Cl6 हमें देखने को मिलता है। इसका क्या रीजन है, तो देखो इसका क्या रीजन हो सकता है अपने पास, इसका रीजन ये हो सकता है कि अपने पास जो हैलोजन का साइज होता है वो प्राय इस बोरोन की अपेक्षा फ्लोरीन का थोड़ा सा बड़ा, क्लोरीन का जाएगा तो और भी ज्यादा बड़ा, और फिर ब्रोमीन में और बड़ा, तो ज्यादा बड़ा साइज होता जाएगा। उस कारण से दो बोरोन एटम्स के बीच में, ध्यान से सुनिए, दो बोरोन एटम्स के बीच में दो हैलोजन एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, एडजस्ट नहीं हो पाएंगे तो कंपाउंड नहीं बन पाएगा, अर्थात B2H6 नहीं बन पाएगा। अब जरा बात करते हैं, जो बोरिक एसिड है वो मोनोबेसिक एसिड की तरह बिहेव करता है पानी के अंदर, क्यों, जबकि लगता है ऐसे कि इसके तो 3 H होने चाहिए। ध्यान रखना, जब बोरिक एसिड को पानी में मिलाते हैं तो ये जो बोरिक एसिड है ये खुद के H+ कभी नहीं देता, ये क्या काम करता है, जो बोरोन जो कि 4 बॉन्ड बना सकता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, वो H2O को कहेगा कि आप अपना OH- मुझे दे दीजिए, तो इसने OH- इसको दे दिया, तो जैसे ही OH- इसको दे देगा तो ये तो BOH का होल 4 माइनस बन गया, और पीछे से क्या छूट गया, H+N, और इसी H+ के कारण जो बोरिक एसिड है वो क्या काम करता है, एसिडिक नेचर प्रदर्शित करता है, और इसके लिए pK का मान कितना हो जाता है, ध्यान रखना 9.25। देखो pK का मान बहुत ज्यादा हो गया है, और pK का मान किसी का भी जितना ज्यादा होगा, याद रखना pK का मान जितना ज्यादा होगा अपने पास उसकी एसिड स्ट्रेंथ उतनी ही कम होती है। ध्यान रखना, K का मान उल्टा हो गया pK का, कि K का मान ज्यादा होता है तो एसिडिक ज्यादा होता है, लेकिन pK का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए ज्यादा एसिडिक होने के लिए, और यदि मान ज्यादा आ गया तो सीधी सी बात है वो कम एसिडिक होगा। तो ये काफी वीक एसिड होता है, कौन सा, बोरिक एसिड। अब हम चाहते हैं कि जो बोरिक एसिड है, यानी एक तरह से ये मान लो कि बच्चा थोड़ा सा कम इंटेलिजेंट है, ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, जैसे बोरिक एसिड है वो वीक एसिड है, तो हम इसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, यानी कमजोर बच्चे को अपन थोड़ा सा क्या करना चाहते हैं कि थोड़ा सा होशियार बन जाए। तो होशियार बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं हम। तो देखो बोरिक एसिड जो है वो होशियार हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बन जाएगा अपने पास, लेकिन उसमें क्या डालना पड़ेगा, किसी न किसी टीचर से उसको पढ़ाना पड़ेगा, यानी इसमें क्या डालना पड़ेगा, सिस डायोल डालना पड़ता है। तो जैसे ही अपन सिस डायोल डालते हैं, वो भी 1,2 वाला, तो 1,2 सिस डायोल डालते ही, देखो ये मैंने यहाँ पे नीचे रिएक्शन भी दे रखी है, ये 1,2 सिस डायोल अपने पास, इसको जैसे ही अपन बोरिक एसिड में डालेंगे कि जो एक्वा सॉल्यूशन है बोरिक एसिड का, तो यहां से क्या हो जाएगा अपने पास, इसका ये H और इधर से OH, वापिस इसका ये H और इधर से ये OH,
ये क्या बना देंगे, एक कीलेट बना देंगे। क्या बना देंगे, कीलेट बना देंगे। और ये रिएक्शन फिर और आगे बढ़ जाएगी। ये इधर वाले दोनों OH हैं, ये भी क्या काम करेंगे, सिस डायोल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में, सिस डायोल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर लेंगे। तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करते ही ध्यान रखना, ये वापस से H2 निकल गया और इधर से भी, यानी अपने पास ये कीलेट जो था उसमें पहले एक रिंग थी, अब कितनी रिंग हो गई, 2 रिंग, यानी स्टेबलाइजेशन बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपने पास ये बोरिक एसिड का वाटर में ये इक्विलिब्रियम है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ जाएगा, बशर्ते कि इसको अपन लगातार कंज्यूम करते रहें। और इसको लगातार अपन कैसे कंज्यूम करेंगे, इसमें सिस डायोल डाल करके। तो सिस डायोल इसको कंज्यूम कर देगा, इसको कंज्यूम करते ही सीधी सी बात है ये जो इक्विलिब्रियम है फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। और जैसे ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो लगातार किसका प्रोडक्शन होगा, H+ आयंस का। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सिस डायोल डालने पर, यानी बोरिक एसिड को अच्छे टीचर के संपर्क में लाने पर उसकी एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है, उसकी इंटेलिजेंसी को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये इतना इंटेलिजेंट हो जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है कि आप इसको NaOH के साथ टाइट्रेट भी कर सकते हैं। पर ध्यान रखना सिस 1,2 डायोल होना चाहिए ये वाला। अब अगले वीडियो में अपन बोरेन्स के स्ट्रक्चर की बात करेंगे।